नमस्ते बच्चों। आज एसएसटी विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भूगोल का पहला पाठ चल रहा है। संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी आजीविका चलाते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने कार्य को संपन्न करते हैं, उस विषय को, उस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। अब तक मृदा संसाधन पहला टॉपिक अब शुरू हो रहा है संसाधनों में, जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं। देखते हैं क्या टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों। मृदा संसाधन, इसमें क्या है इसके बारे में समझेंगे। मिट्टी अथवा मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्रकृति संसाधन है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, प्रकृति के संसाधनों में क्या पढ़ रहे थे, नवीनीकरण और नवीनीकरण। इसमें क्या है, नवीनीकरण योग्य प्रकृति संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण योग्य है, जिसको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सके, अर्थात उसका द्वारा कुछ न कुछ किया जा सके। फिर कहते हैं मिट्टी में ही पौधे विकसित होते हैं। आपने देखा होगा पेड़ कहाँ होते हैं बच्चों, मिट्टी में ही होते हैं, जो पृथ्वी के जीव जंतु की कई प्रजातियों को भोजन प्रदान करती हैं। कहते हैं पृथ्वी के जो जीव जंतु होते हैं और कई प्रजातियां होती हैं, प्रजातियों में मनुष्य की भी हो सकती है, जीव जंतु भी हो सकते हैं, कीड़े पतंगे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। इन सबको क्या करती हैं, भोजन प्रदान करती हैं। कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ इतनी ऐसे संसाधन जिनके निर्माण में लाखों समय लग जाता है। फिर कहते हैं मृदा निर्माण के लिए उच्चावच, चट्टाने, जलवायु, वनस्पति। बच्चों क्या है उच्चावच, ये क्या चीज़ होती है, चट्टाने, जलवायु, वनस्पति, यानी वो चीज़ें जो ऊंची नीची हिसाब से होती हैं। फिर आपने पहाड़ देखे होंगे, जलवायु देखा, वातावरण देखा होगा, किस तरीके, कहीं पर गर्मी है तो कहीं पर सर्दी है, इसका भी प्रभाव देखना पड़ता है। वनस्पतियाँ देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, या बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, कहीं पाए जाते हैं, कहीं पर वो नहीं पाए जाते हैं। फिर कहते हैं कि अन्य जैविक संसाधनों का मुख्य कारक माना जाता है। प्रकृति के कई तत्व मृदा बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें तापमान, प्रवाहमान, जल, पवन, हिमद और अपघटन की क्रियाएं सम्मिलित हैं। कहते हैं तापमान के कार्य में भी करते हैं। टेम्परेचर जो होता है बच्चों, आप देखते हो कभी गर्मी तो एकदम, कभी सर्दी एकदम बहुत हाई लेवल वातावरण एकदम गर्म हो जाता है, फिर एकदम ठंडा हो जाता है। प्रवाहमान होता है कि जो चीज़ चल रही है। जल, पवन यानी वायु की जो उसकी पानी की जो वो लहरें होती हैं, उनकी तेज़ी से उनका बढ़ना। हिमनद, हिमनद मतलब बर्फ़, आपने बर्फ़ देखा होगा, बर्फ़ का पिघलना भी हो सकता है, बर्फ़ का जमना भी हो सकता है। और अपघटन में होता है, ये क्रियाएं मतलब इनमें परिवर्तन होता रहता है कि इन क्रियाएं सम्मिलित है। मृदा में होने वाले रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव तथा अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ मतलब सजीव और निर्जीव दोनों के माध्यम से बनती है। मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी जैव पदार्थ में ह्यूमन्स कहलाते हैं। ह्यूमन्स में इसको होते हैं मनुष्य, यानी हम लोग। इसके जिम्मेदार कौन है, हम लोग हैं, हम इसका उत्तरदायी हैं इसके निर्माण में। मृदा निर्माण को निर्धारित करने वाले तत्वों में रंग, गठन, गहराई, आयु इत्यादि के साथ रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को 6 भागों में बांटा जाता है। ये हमारा भारत है, हमारा जो भारत के अंदर है, इस मृदा को 6 भागों में बांटा जा सकता है। वो हम क्या एक चित्र देख रहे हैं, चित्र में 1.5 में देख रहे हैं ऊपरी स्तर की मृदा, यानी जो आपको बताऊँ मिट्टी जो होती है, भूमि जो होती है, उसकी जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे मृदा कहते हैं। वैसे तो उसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं, उसमें हमारे जैविक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें हम अपनी भूमि, अपनी कृषि के को करते हैं और उसमें लाभ होता है। धीरे धीरे भी नीचे उप मृदा अपक्षीय चट्टाने, बालू, गाद और मृत्तिका निकलती है। आपने देखो जैसी मिट्टी को ऊपर से खोदते हैं वो थोड़ी सी हार्ड निकलती है, उसके नीचे रेत निकलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये लेयर होती हैं। मिट्टी की भी क्या होती है, मृदा की भी क्या होती है, मिट्टी की लेयर होती है। भूमि की क्या है, लेयर होती है। जैसे हमारी बॉडी की स्किन की लेयर होती है, ऐसी इसकी भी मिट्टी की भी लेयर होती है। और लेयरों के माध्यम से सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उससे अगर हम सच में गए तो वही मृदा का एक रूप धारण होती है। और मृदा उसमें ही, उसी को मृदा कहा जाता है जिसमें हम अपनी जीविका या अपने कृषि के कार्य को हम उसमें करते हैं। देखिए वर्गीकरण क्या कितने भागों में किया गया, रंग रूप के आधार पर किया गया, आयु की संरचना के आधार पर किया गया। मृदा का वर्गीकरण, कहते हैं भारत में अनेक उच्चावच, भू आकृति, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह मृदाओं को विकसित करने के आधार हैं। सबसे पहले मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा।
नाम क्या दिया है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी कहो, जलोढ़ मृदा कहो, नाम भी आ जाता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में लिख लिए। भारत का संपूर्ण उत्तरीय मैदान जलोढ़ मृदा में से निर्मित है। कहते हैं भारत का जितना भी उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदान भाग है, वो कहाँ? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह मृदा हिमालय से निकलने वाली 3 नदी प्रणाली हैं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से बनती है। ये सारा जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, ये किससे होता है? देश से निकलने वाली 3 नदियां हैं, वो कौन सी हैं? हिमालय से जो निकलती हैं, इसमें सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र से बनती हैं। एक ग्लेशियर के माध्यम से जलोढ़ मिट्टी का मैदान राजस्थान तथा गुजरात तक व्याप्त है। कहते हैं अगर हम क्वेश्चन आ लगे कि जलोढ़ मिट्टी का स्थान कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में और गुजरात में पाई जाती है। कहते हैं आगे कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र भी यही जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, जो पूर्वी तटीय क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। बच्चों इसमें नाम आ रहा डेल्टा। डेल्टाई क्षेत्र क्या होता है? आपने देखा होगा जब नदियाँ निकलती हैं तो नदियों का क्या होता है, वो कई भागों में बढ़ जाती हैं। उनका पता नहीं होता वो किधर को चल दें, क्योंकि नदी का प्रवाह क्या होता है, वो अपनी तरफ को देखते हैं, किधर को भी प्रभावित हो सकती हैं। इस तरीके से वो कई भागों का निर्माण कर लेती है और अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को लेकर चल बहती है। वो एक डेल्टाई की मिट्टी का निर्माण कर देती है। इसके बाद क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी का सिल्ट, यानी अभी मैं जो कह रहा था, सिल्ट मतलब गाद तथा मृतिका का अनुपात अधिक होता है। यानी आप देख रहे हो जो नदियों में मिट्टी, गाद, बहुत सारे कीचड़ इस तरीके से बहता है, वो इसी का एक अनुपात से अधिक है। रेत भी कुछ अनुपात में शामिल है। आपने देखो पानी के साथ बहुत सारा रेत भी बहता है। अब गंदा पानी जब आता है ऊपर से पहाड़ों पे से आता है, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, रेत आदि को लेकर बहता है। नदी के मुहानों पर घाटी की ऊपर की ओर जाते हुए मृदा के कणों का आकार बढ़ जाता है। नदी घाटी की ऊपरी भाग में जहाँ ढाल भंग की स्थिति होती है, वहीं मोटे कणों वाली मृदा प्राप्त होती है। आपने देखो जब वो मिट्टी वहाँ पर रुक जाती है तो मोटे मोटे कण इकट्ठे होते चले जाते हैं। यह मृदाएं प्राय तराई प्रदेश में पाई जाती हैं। आमतौर पर यह दोबारा चो क्षेत्र को तराई की दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पर यात्रा का कहते हैं ऐसा स्थान जो चारों तरफ से फैला हुआ है, इस तरीके के स्थान पर देखने को मिलता है। कहते हैं कणों के आधार पर घटकों को तथा मृदा की पहचान उसकी आयु से निर्धारित किया जा सकती है। आप देख रहे हो जलोढ़ मिट्टी, ये काली रंग की जो मिट्टी है चित्र में दिखाई दे रही है बच्चों, इस मिट्टी के माध्यम से अब पूरे भारत की बात करें तो देखिए ऊपर दिखा शो कर रखा है और यहाँ इधर शो कर रखा है पर्वतीय वन जो होते हैं। इस सारे इस चित्र में ये जो पूरे नीचे डायग्राम बने हुए इसमें शो कर रखे हैं। पर्वतीय और वन क्षेत्र कहाँ है? ऊपर है। फिर जलोढ़ मिट्टी का स्थान कहाँ दे रखा है? ये रहा, देखो राजस्थान मध्य ये गुजरात वाला दे रखा है साइड में। फिर लाल और पीली मिट्टी का स्थान नीचे दे रखा है। ये इस तरीके से काली मिट्टी यहाँ दे रखी है, लाइट, ये अलग अलग शो में इस तरीके से दिखा रखी है। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं बच्चों, चित्र में समझने का प्रयास करेंगे। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है बच्चों। आयु के उस क्या था, कौन सा था पिछला? वो था आपका क्षेत्र के आधार पर अगर बात करें। अब है आयु के आधार पर। पुराने जलोढ़ बंगर यानी बांगर कहते हैं, या नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। अब 2 प्रकार के लोग देखने को मिलती हैं, जो जगह मिलती हैं जो खादर होती हैं, एक उन्हें बांगर भी कहते हैं। 2 तरीके की जगह मिट्टियाँ मिलेंगी। बांगर में कंकड़ की ग्रंथियाँ अधिक होती हैं, यानी कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं बच्चों। खादर बांगर की तुलना में महीन कण वाली मृदा पाई जाती है, बारीक वाली। महीन की बात करें बच्चों क्या है? महीन का मतलब क्या कहा इन्होंने? बारीक। और उसमें क्या था? कंकड़ यानी पत्थर वाली। इस तरीके से उसमें कह रहे हैं जलोढ़ मिट्टी का अत्यधिक उपजाऊ है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा अत्यधिक उपजाऊ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी कृषि के लिए लाभकारी, जिसमें पोटास है, क्या है बच्चों? पोटास है, फास्फोरस है, चूना है, ये इत्यादि किस चीज़ में पाई जाती हैं? जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। इसके साथ इसमें क्या कहते हैं? ये गन्ना है, चावल है, गेहूँ है और अन्य अनाज उत्पादित होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? चावल है, गन्ना है, गेहूँ है इत्यादि फसलें उसमें उगाई जाती हैं। यहाँ दलहन तथा तिलहन के लिए भी उपयुक्त मृदा है। कहते हैं दलहन मतलब दालें, तिलहन मतलब तिल जैसी जो चीज़ें होती हैं जो निकलती हैं किसी पेड़ से, उन चीज़ों के लिए भी क्या है, ये जो जलोढ़ मृदा है ये बहुत ही क्या है, उपयोगी है। फिर कहते हैं अधिक उत्पादन के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि को महत्व दिया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा क्या कहा जाता है, वहाँ पर कृषि के कार्य किए जाते हैं। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। कहते हैं वहाँ पर जब वो कृषि का क्षेत्र माना जाता है बच्चों, तो वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है
और वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। घनत्व का मतलब होता है उस क्षेत्र में निवास करने वाली संख्या। फिर कहते हैं द्रवण मृदा वाले उन क्षेत्रों की मिट्टी जो क्षारीय होती है, जहाँ शुष्क वातावरण है। ऐसे क्षेत्र में मृदा का सही उपचार और सिंचाई के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कहते हैं, सरकार कह रही है कि ऐसे क्षेत्र में और ज़्यादा कृषि का कार्य बढ़ाया जा सकता है जहाँ पर इस तरीके की मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगली का नाम क्या है बच्चों? अब काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होता है, जिसके कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। यह रंगीन मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए काली मृदा अत्यधिक लाभकारी है। किसके लिए बच्चों? अंडरलाइन कर देता हूँ, कपास के लिए। किसके लिए बच्चों? ये कपास के लिए। इसकी काली कपास मृदा भी कहते हैं, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। काली मृदा में निर्माण में जलवायु चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में इस प्रकार की मृदा दक्कन के पठार क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा दक्कन के पठारीय क्षेत्र के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। यह लावा जनक सेलों से निर्मित होती है, यानी जो सेल्स होती हैं उनके माध्यम से इसका निर्माण होता है। यह मृदा महाराष्ट्र कहाँ पाई जाती है? देखिए, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, छत्तीसगढ़ के पठारों में भी पाई जाती है। इसका विस्तार गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों से होता है। तो किस किस नदी से होता है? कृष्णा और गोदावरी की घाटियों से होता है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। काली मिट्टी के कण अत्यधिक महीन होते हैं। इसमें नमी धारणा की क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूना जैसे पौष्टिक तत्व अत्यधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं। काली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म तथा शुष्क मौसम में काली मिट्टी खेती गहरी दरारें पैदा होती हैं। गीली होने पर यह चिपकी सी हो जाती है। इस मृदा में जुताई करना कठिन होता है। इसके कारण मानसून प्रारंभ होने से पूर्व में काली मिट्टी खेती की जुताई की जाती है। बच्चों, आप जानते हो जब इस काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं तब भी समस्या होती है। जब इसमें चिपकापन हो जाता है तो इसमें जुताई करना आसानी से नहीं करते, कठिन होता है। क्या करते हैं? मानसून आने से पहले इसमें जो भी कुछ बोना होता है उसमें पहले ही वो लिया जाता है। अब आती है बच्चों क्या? लाल तथा पीली मृदा। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी क्षेत्र में, ये कौन से क्षेत्र में थी पहले? पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में थी दक्कन। अब ये कहाँ है? पूर्व क्षेत्र में, दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। यह रवेदार आग्नेय चट्टान तथा कम वर्षा वाले भागों की विकसित होती है। जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, लाल को या पीली मिट्टी को। लाल तथा पीली मिट्टी यह मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़ कहाँ पाई जाती है बच्चों? आ जाते हैं क्वेश्चन में। ये पीली मिट्टी और लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य गंगा के क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी गंगा है उसके क्षेत्र में पाई जाती है। तथा पश्चिमी घाट की तलहटीय क्षेत्र में भी पाई जाती है, यानी जो नदियों के किनारे के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन मृदा का लाल रंग आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के प्राप्त लोहा की मात्रा के कारण होता है। यानी जो चट्टानें होती हैं, यानी सेल्स होते हैं, आग्नेय और रूपांतरित जो सेल्स हैं जिनके माध्यम से हमारी इस मिट्टी का निर्माण हो रहा है, उनके माध्यम से उसमें से ये लोहा अश्व एक पदार्थ होता है जिसमें लोहे के कण पाए जाते हैं, उसकी मात्रा इसमें अधिक देखने को मिलती है। इस कारण इसका थोड़ा सा रंग बदल जाता है। इसमें जल की मात्रा का रंग पीला हो जाता है। जैसे इसमें जल आके पड़ता है तो उसका जल का रंग कैसा हो जाता है बच्चों? पीला हो जाता है। अब आती है अगली, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट ग्रीक शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। यह मृदा उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा के कारण मृदा निक्षरण के परिणाम स्वरूप इसका रूप निर्मित होता है। ह्यूमस की मात्रा लेटराइट मिट्टी से कम होती है क्योंकि तापमान की उच्चता के कारण मृदा में उपस्थित जैविक, ये देखिए चित्र दे रखा लेटराइट मिट्टी का भी, जैविक पदार्थों को अपघिष्ट करने वाले विशिष्ट जीवाणु बैक्टीरिया विनष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा अधिक उर्वरक नहीं होती है, यानी उर्वरक का मतलब होता है जिसमें हम ताकतवर ज़्यादा, हम कहें सीधी बात कि जिसमें ताकत ज़्यादा होती है, जिसमें खेती कर सकते हैं, इस प्रकार की मिट्टी नहीं है वो। इसकी उर्वरता में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। जब इस मिट्टी में अगर हमें कोई कृषि करनी होती है लेटराइट मिट्टी में या मृदा में, तो उसमें क्या करना था? रासायनिक पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना होता है, जिसमें खाद भी हो सकते हैं इत्यादि, ज़्यादा मिलाइए, दवाइयाँ भी आजकल लगाते हैं लोग, तब उसका प्रयोग में लाया जा सकता है। भारत में लेटराइट मृदा जो कर्नाटक है, कहाँ पाई जाती है बच्चों? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, असम में पाई जाती है। ठीक है। फिर कहते हैं इस मृदा क्षेत्र में संरक्षण की तकनीकी का उपयोग कर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में चाय, कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं? ठीक है, चाय है,
कॉफ़ी है, क्योंकि असम में कॉफ़ी का मात्रा पाई जाती है। फिर कहते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के लेटराइट मिट्टी की मृदाएं काजू की फसल को, इसकी कौन सी फसल उगती है बच्चों? काजू की, जो हम खाते हैं व्हाइट कलर वाले काजू, वो काजू उसमें उगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। फिर कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा लाल तथा भूरे रंग की होती है। यह रेतीली तथा लवणीय होती है। कुछ क्षेत्र में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झील में जल वाष्पीकृत करना खाने का नमक बनता है, यानी खाने का नमक बनाया जाता है। नमक जो होता है आपने देखा होगा, जो वो होता है वो कहाँ से पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र से पाया जाता है, जिसमें रेतीली और लवणीय यानी लवण ये चीज़ें कण पाए जाते हैं। इसकी मात्रा के कारण इसमें क्या करते हैं, इसका नमक खाने में भी काम करता है, नमक का उत्पादन इससे होता है। उच्च तापमान और शुष्क जलवायु के कारण इन क्षेत्रों में जल वाष्प की दर अधिक होती है। फिर कहते हैं मृदा के ह्यूमस तथा नमी की मात्रा कम होती है। इसमें मृदा के निचली परतों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की मात्रा पाई जाती है। इससे मृदा में जल का अतः निस्पंदन रुक जाता है, यानी कहते हैं जो जल का आना जाना है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। यह मृदा की उर्वरता को लगातार कम करता है। पानी रुका रहता है, वहीं पर आगे नहीं बढ़ता है, जिस कारण वो उसकी उर्वरता को खत्म कर देता है। बेहतरीन सिंचाई की व्यवस्था के माध्यम से मरुस्थलीय मृदा को कृषि योग्य बनाया जाता है। जब उसमें पानी को पूरी तरीके से अच्छे रूप में करा जाता है, उसकी सिंचाई व्यवस्था अच्छी की जाती है, तब जाकर ये ठीक बन पाता है। कहते हैं क्षेत्रीय मौसम की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी राजस्थान के भागों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मृदा। फिर कहते हैं वन मृदा। क्या नाम दिया बच्चों? वन मृदा। यह मृदा प्राय पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वर्षा वन की उपलब्धता अधिक होती है। इन मृदाओं के निर्माण में पर्वतीय पारिस्थितिकी का योगदान अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी जो पर्वत का क्षेत्र है, पर्वतों का वातावरण है, वो इसका पूरा ही जिम्मेदार होता है, वो अपनी पूरी भूमिका निभाता है इसके निर्माण करने में। नदियों की घाटी, यह मृदा नदियों की घाटियों में यह मृदा दोमट प्रकार की तथा सिल्ट युक्त होती है, किंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कण रूप द्वारा होता है। फिर कहते हैं बच्चों इसमें हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में, जहाँ पर पहाड़ों का बर्फों का जमना, उसके बाद उसका बनना, छोटे छोटे जो पहाड़ बनते हैं, अपरदन देखने को मिलता है, यानी वो पहाड़ क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, इस कारण भी देखने को मिलता है। वन मृदा अम्लीय तथा ह्यूमस रहित होती है। कहते हैं इस प्रकार विस्तार नदी सोपान तथा नदी सीढ़ी तथा जलोढ़ पंखों के अधिक होते हैं। इस मृदा अधिक उपजाऊ होती है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र की जो मृदा होती है, इस प्रकार की जो बनती है, जो वन्य क्षेत्र में पाई जाती है, वन के क्षेत्र की होती है, उसकी क्या होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है, उसमें उर्वर शक्ति यानी उसमें अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण। बच्चों ये क्या होता है, यानी मिट्टी का कटाव और उसका संरक्षण, यानी उसका देख रेख किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि भाई आप भी देख रहे हो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, वो चीज़ें क्या हो रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, इसलिए उसकी देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है। कहते हैं बच्चों मृदा को अपने स्थान में विविध प्रकार क्रिया द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है, यानी उस मृदा को वहाँ से हटाना ही क्या कहलाता है, अनेक क्रियाओं के माध्यम से मृदा अपरदन कहलाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन उसे कहते हैं मिट्टी को अपने स्थान से विविध क्रिया द्वारा हटाने का नाम ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन मृदा निर्माण तथा उसके अपरदन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मृदा अपरदन दो प्रकार प्रमुख कार्यों द्वारा किए जाते हैं, जो मानवीय तथा प्राकृतिक कारकों के रूप में परिभाषित हैं। मानवीय कारकों में वनों की कटाई किस कारण होता है, अगर मनुष्य के माध्यम से माने तो नंबर 1 है वनों की कटाई, दूसरा अत्यधिक पशुचरण। जब पशु चढ़ते हैं उनके पैरों के माध्यम से भी उर्वर जो मृदा होती है, ऊपरी जो भाग होता है उसका मृदा का, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। निर्माण तथा खनन में बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारी मिट्टी काटी जा रही है, इधर से उधर लेके जा रहे हैं, कृषि की विविध क्रियाएँ हो रही हैं, बहुत सारी में केमिकल वेस्ट यूज किया जा रहा। भूमि उपयोग में आय परिवर्तन इत्यादि इसकी प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, यानी इस कारण ही मृदा अपरदन हो रहा है। अगर बात करें वनों की कटाई के माध्यम से, अति पशुचरण के माध्यम से भी, और निर्माण और खनन के माध्यम से इसका कार्य हो रहा है। फिर कहते हैं प्रकृति कारकों में पवन, हिमस, जल की लहरें इत्यादि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी भी हैं। आपने देखा हवाएं चलती हैं, इधर से बहुत तेज चलती हैं, सारी मिट्टी ऊपर की उड़ाकर ले जाती हैं, और वो क्या होता है, आगे जाके हवा जहाँ रुक जाती है वो मिट्टी वहाँ पर रुक जाती है, इसलिए मिट्टी वहाँ से हटी दूसरी जगह चली गई। इस कारण भी मृदा अपरदन होता है। पानी का बहना, बर्फों का टूटना, इस तरीके की लहरें भी मृदा अपरदन का काम करती हैं। पहाड़ी ढालों पर मृदा नीचे की ओर सरकती है। आपने देखा जब पहाड़ी क्षेत्र होंगे तो उसमें क्या होती है, नीचे की तरफ सरक जाती है।
इसे मृदा संपरण भी कहते हैं। यह भूखंड के साथ नीचे आती है, इसे भूखलन भी कह सकते हैं, मिट्टी का खिसकना भी कह सकते हैं, और मृदा अपरदन का कारण बनती है। बहता हुआ जलयुक्त मृतिका युक्त मिट्टी के काटकर गहरी वाहिका का निर्माण करती है। गहरी वाहिका होती है जो नालियां बन जाती है, पहाड़ों के बीच आपने देखी होंगी। इस अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं, यानी उत्खात बेड हो सकती है, खराब हो सकती है, इस प्रकार की भूमि कहते हैं। भारत में 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि अवनालिकाओं के निर्माण में उत्खात भूमि बन चुकी है। यानी इतनी सारी भूमि है जिस कारण ये इतनी भूमि बन चुकी है जिसका अब उत्पादन नहीं किया जा सकता। ऐसी भूमि को खड़ भी कहा जाता है। ऐसी भूमि के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। यमुना चंबल खंड क्षेत्र होता है, गुजरात खंड क्षेत्र होता है, पंजाब शिवालिक गिरपात क्षेत्र होता है, छोटा नागपुर क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र ऐसे माने जाते हैं जहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा निर्माण हो चुका है। कौन सी भूमि का? अवनालिका वाली का, जिसका उत्खात भूमि भी कह चुके हैं। जिसमें अब क्या होता है, उत्पादन नहीं किया जाता। कई बार इस जल विस्तृत क्षेत्र के ढके हुए ढालों के साथ नीचे की ओर बह ले जाता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में मृदा धुलकर जल के साथ प्रभावित हो जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चादर अपरदन कहते हैं। बची मृदा के परत अनुपजाऊ रह जाती है। पवन द्वारा मैदान में ढाल युक्त क्षेत्र में मृदा का परत को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया का पवन अपरदन कहते हैं। यानी जो नाम दिए पवन अपरदन किसे कहते हैं ये मैं बता चुका हूँ। वायु अपरदन किस, यानी सारी बातें मैं इस तरीके से बता चुका हूँ जो आपको समझ में आ जाए। फिर पवन अपरदन, यानी ये तो पवन अपरदन होती है जो वायु के माध्यम से ले जाती है उड़ा के। कृषि भूमियों की उर्वरता विनिष्ट हो जाती है, यह भी पवन अपरदन की एक अन्य प्रक्रिया है। यह अपरदन की प्रक्रिया मरुस्थल क्षेत्र के निकटवर्ती हिस्से में दिखाई देती है। कहते हैं बच्चों ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ज़्यादातर आपने देखा होगा ये मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर रेतली क्षेत्र पाया जाता है क्योंकि धूल उड़ती है। फिर कहते हैं पवन ऊर्जा का एक कारण गलत प्रविधि के साथ कृषि करना भी है। ढाल पर ऊपरी से नीचे की ओर हल चलाने की वाहिका का निर्माण होता है। कहते हैं आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारे क्या है अपनी खेती को ना उल्टे ढंग से करते हैं, जुताई भी उल्टे ढंग से करते हैं, जिसके अंतर बहता पानी मृदा का कटाव करने में सक्षम होता है। मान लीजिए ऊपर से पानी बहुत ही नीचे को आ रहा है और क्या कर नीचे की मिट्टी को काटता चला जाएगा। फिर कहते हैं मृदा अपरदन की प्रक्रिया सामने आती है। ढाल युक्त भूमि में समुच्चय रेखाएं समांतर हल चलाने की ढाल के साथ जल प्रवाह गति कम हो जाती है, इसी समुच्चय जुताई कहते हैं। ढाल युक्त भूमि में सीढ़ी बनाई जाती है। अगर ऐसा खेत है जो ढाल वाला है तो क्या खेतों में सीढ़ी बनानी चाहिए जिससे पानी रुक रुक के अगले अगले क्यारियों में जाता रहे। सीढ़ीदार खेती कहते हैं जिसे पहाड़ों पर देखने को मिलती है। इस तरह की खेती मृदा अपरदन को नियंत्रण करती है। ये क्या करती है? मिट्टी को रोकने में काम करती है। पश्चिमी हिमालय में सीढ़ीदार कृषि का विकसित हुआ है। जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर हिमालय है, वहाँ पर इस प्रकार की सीढ़ीदार कृषि देखने को मिलती है। समतलीय मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि देखने को नहीं मिलती है। बृहद कृषि भूमि को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती हैं। इससे पवन के वेग में को कम कर अपरदन को नियंत्रण होती है। इस प्रकार की कृषि प्रविधियों को पट्टी कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया के माध्यम से जब हम इस कार्य को करते हैं तो इस कृषि में नियंत्रण किया जाता है और वो मिट्टी जो है रुक जाती है, उसका वेग रुक जाता है वायु पर, जिसके प्रकार से अपनी खेती हम करते रहते हैं। अब क्या कहते हैं? पवन की गति को नियंत्रण करने के लिए वृक्षों की मेखला का निर्माण होता है, यानी पेड़ लगाए जाते हैं चारों तरफ जिससे कि मिट्टी रुके। इसे रक्षा मेखला भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है रक्षा मेखला किसे कहते हैं बच्चों? कहते हैं पवन की गति को नियंत्रण करने के लिए जो वृक्षों की मेखला का निर्माण किया जाता है उसे रक्षा मेखला कहते हैं। पश्चिमी भारत के रेतीली भूभाग में रक्षा मेखला मध्यम टीलों का स्थायीकरण किया जाता है। इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। बच्चों आप देख रहे हो कि भारत के पर्यावरण की दशा क्या है। इस तरीके के चित्र के माध्यम से क्या हालत हो चुकी है। हरियाणा के आंवला जिले के सुखोमाजारी गांव के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भूमि निर्माण की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। कहते हैं यहाँ के लोगों ने क्या करा, वहाँ उन्होंने अपनी ज़मीन को क्या करा, बढ़ा दिया। मेहनत करके अपने कार्य को करके उस ज़मीन को क्या करा, उपजाऊ बनाया और उसके माध्यम से उन्होंने उस खेती को क्या करते ज़्यादा से ज़्यादा बना दिया। इस प्रकार से बच्चों जो हमारा चैप्टर था संसाधन वाला वो पूर्ण हो चुका है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चैप्टर पढ़ाया था। अब हमने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी जो है, पीली मिट्टी, लेडलाइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में पढ़ा। आप सब बच्चों को ये पूरा चैप्टर हो चुका है। नमस्कार।